नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। अरविंद केजरीवाल ने ईमानदार और साफ सुथरी सरकार देने का वादा करके राजनीति में कदम रखा था। आम आदमी पार्टी के नाम से उन्होंने नई पार्टी भी बना ली, लेकिन सियासत में केजरीवाल के 4 साल में काम कम और कारनामे ज्यादा हुए। तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ईमानदारी और आदर्शों की बात सिर्फ राजनीति का बहाना है? और क्या राजनीति में 4 साल बिताने के बाद ही अरविंद केजरीवाल ईमानदारी और राजनीति से पूरी तरह रिटायरमेंट ले चुके? आज ताल ठोक के सवाल इसलिए क्योंकि केजरीवाल पर लगातार तानाशाही और अपनी पार्टी में भ्रष्टाचार की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। उनके सबसे करीबी मंत्री सत्येंद्र जैन पर हवाला के जरिए काला धन सफेद करके दिल्ली में 200 बीघा से ज्यादा जमीन खरीदने का आरोप है। केजरीवाल की कथित जासूसी विंग की जांच सीबीआई शुरू कर चुकी है। उपराज्यपाल ने उसे बंद करने का आदेश दे दिया। केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके पार्टी के प्रचार में सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप भी है। इसके लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूल करने का भी आदेश दिया गया। इसके अलावा सरकार बनने के बाद करीब हर महीने केजरीवाल के किसी न किसी मंत्री या विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े कई विधायक और नेता खुद केजरीवाल पर सवाल उठा चुके हैं। सवाल यह कि क्या आम आदमी पार्टी ने ईमानदारी के नाम पर दिल्ली और देश की जनता को धोखा दिया? केजरीवाल के लिए आखिर क्यों भ्रष्टाचार के मापदंड दोहरे हैं, यानी डबल स्टैंडर्ड्स? और केजरीवाल जिन उसूलों और आदर्शों की दुहाई देकर राजनीति करते हैं, वो क्या सिर्फ सत्ता में आने का बहाना भरते? किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मतलब भ्रष्टाचार से समझौते का सवाल ही नहीं उठता। अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं होने वाला। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनका स्टैंड हर बार ये रहा है कि नहीं, मेरा मंत्री ठीक है, और बाद में जब कानून का शिकंजा कस दिया जाता है फिर वो दिखते नहीं है। मुझे बताइए कि केजरीवाल साहब को सीएम रहने का क्या अधिकार है? ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं क्या दिखाते रहते हैं। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला ट्रांजैक्शन के जो आपके अगेंस्ट चार्जेस हैं, वो कैसे आप उनको डिफेंड करेंगे? कोई है ही नहीं ना, ऐसे आप कुछ भी दिखा दीजिएगा। जैसा नोटिस क्या है, किस मामले में? नोटिस ये है, कुछ कंपनीज की रीअसेसमेंट हो रही है। उन कंपनी में मेरी इन्वेस्टमेंट थी, जब मैं कहते 4 साल पहले 5 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट थी, उसके बारे में पूछना चाहते होंगे तो बता देंगे। उन जमीनों को खरीद के अनऑथराइज को ऑथराइज करवा के और उस तरीके की कॉलोनी डिवाइड करके उसको बेचने का इनका प्लान था। केजरीवाल जी खुद बोलते थे कि जो भी आदमी, कोई भी इंसान अगर पब्लिक लाइफ में हो तो अगर उनका अगेंस्ट कोई एलिगेशंस हो तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो वो सेम प्रिंसिपल अपना मिनिस्टर पर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? तुरंत बर्खास्त क्या मंत्री को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए अगर थोड़ी सी भी जो है। लेकिन इनसे कोई आप नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते। नैतिकता इनके लिए एक ड्रामा था, नैतिकता इनके लिए एक नारा था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सत्येंद्र जैन तो हमको चेहरा दिख रहे हैं, मूल असल में ये सारा पैसा और जितनी ज़मीनें खरीदी गई हैं इसकी गहन जांच होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके पीछे अरविंद केजरीवाल हैं, ये उनका भ्रष्टाचार है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या 4 साल में एपी ने बनाया करप्शन का कीर्तिमान? दूसरा सवाल, ईमानदारी पर पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं केजरीवाल। तीसरा सवाल, नैतिकता की दुहाई देकर एपी ने लुटाई जनता की कमाई। और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, ईमानदार राजनीति का बहाना काम नहीं, सिर्फ कारनामा। तो आपको बता दें आज हमारे साथ कौन कौन मेहमान हैं। नूपुर शर्मा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी की नेता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही हैं, डीयूसू की अध्यक्ष रह चुकी हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की है। टीआर रामचंद्रन हमारे साथ होंगे, पत्रकारिता में 4 दशक से ज्यादा का उनका अनुभव है। कमल मित्र चिनॉय हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर हैं, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली की वजीरपुर नॉर्थ सीट से वो विधायक रह चुके हैं। और हमारे साथ देवेंद्र सहरावत हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, दिल्ली की बिजवासन सीट से। आम आदमी पार्टी ने फिलहाल उनको पार्टी से सस्पेंड कर रखा है। हमने आम आदमी पार्टी के पास भी
औपचारिक तौर पर यह संदेश भेजा कि आप अपने प्रवक्ता को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से इस पर हमें कोई जवाब नहीं मिला है। हम अपने मेहमानों से सवाल जवाब शुरू करें उसके पहले दो चीजें आपके लिए जान लेना जरूरी है। समय सीमा है 1.5 मिनट की, 1.5 मिनट तक आप बोलेंगे, बजर चलता रहेगा, घड़ी चलती रहेगी, घड़ी के बाद बजर की आवाज आएगी और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, यानी कि आपका समय समाप्त हो जाएगा। दूसरा, हमारे जो दर्शक सीधे कोई सवाल पूछना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, तो #TT के सवाल लिखकर अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें और अपना सवाल ट्वीट कर दें जी न्यूज को। हम आपके सवाल भी इस कार्यक्रम में पूछने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र सहरावत, लगातार लंबे समय से आप आम आदमी पार्टी के अंदर चल रही चीजों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो कुछ भी है वो सब सामने आ चुका है या अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो देखनी बाकी हैं? आवाज आ रही है सहरावत जी आपको मेरी? अभी मेरे को आवाज़ आपकी पुनः आई है फिर से जी। देखिए, आज दुख की बात है कि हम सब जो कि ईमानदारी की कस्में खाकर और एक अल्टरनेटिव जो है नया देश को देने के लिए आए थे, उनको ये दिन देखना पड़ रहा है कि एक मंत्री जिनको शहरी विकास के लिए नियुक्त किया गया था, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में 200 बीघा जो है ज़मीन इकट्ठी कर ली है। हमने प्रॉमिस किया था कि लाल डोरा एक्सटेंड करवाएंगे, हमने प्रॉमिस किया था कि जो है लैंड पूलिंग पॉलिसी करवाएंगे, हमने प्रॉमिस किया था सेक्शन 81 और सेक्शन 33 ग्रामीण क्षेत्र को जो दिक्कतें हैं उनको हटाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो जो है अपनी ही झोली भरने का जो ये जो नज़ारा आ रहा है, ये सचमुच में दुखदाई है। और 13 विभाग हैं सत्येंद्र जैन के पास, तो मुख्यमंत्री अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें जो है करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। ये एक क्लब नहीं है, किसी की जो है पारिवारिक संपत्ति या जो है गुप्ता गोयल जैन क्लब नहीं है। ये जो है करोड़ों लोगों की जो आस्थाएं थी उससे मिलकर बनी हुई पार्टी है। तो ये एक दुख की जो है घड़ी आज के दिन है। और मैं लगातार ये बातें कहता आया हूँ, इनके पूत के पाँव पालने से ही जो है नज़र आने लगे थे कि मंचा क्या है। शुरू में गुटखा वाला मामला हुआ था, उसके बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट स्कैम, फिर शटल बस लग्जरी बस सर्विस स्कैम, ऑटो रिक्शा के जो है 9000 ऑटो जो है उनके लाइसेंसेस का स्कैम। तो इस तरीके से लगातार जो है जो इन्होंने मंडली आसपास में बना रखी है। देवेंद्र जी, 1.5 मिनट हो गया, आपकी आवाज बंद हो गई है। मैं वापस आता हूं आपके पास अगले सवाल में। कमल मित्र चिनॉय, आप नजदीकी रहे हैं आम आदमी पार्टी के और अब भी कम से कम आप उनके शुभ चिंतकों में गिने जाते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आप मुझे सुन पा रहे हैं अगर, तो क्या अरविंद केजरीवाल पहले ही ऐसे थे, लोगों को समझ में नहीं आया, सुन रहा हूं, या वो राजनीति में आने के बाद वैसे हो गए जैसे राजनीति में होने चाहिए? देखिए, मुझे पूरा तो सुनाई नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने अब क्या किया है जिससे आप नाराज हैं? मैं नाराज नहीं हूं सर, मैं केवल सवाल पूछ रहा हूं उन सारी चीजों पे जो एक के बाद एक हो रही हैं। आपने शायद देवेंद्र जी को सुना नहीं, उन्होंने सवाल उठाया सत्येंद्र जैन को लेकर, उनके करीबियों को लेकर। आज उनकी एक स्पाई यूनिट थी जिसको उन्होंने फीडबैक यूनिट का नाम दिया है। सीबीआई के कहने पर एलजी ने बंद करने का निर्देश दिया है। और ऐसे एक नहीं सर, कई सारे कारनामे मैं लेके बैठा हूं। तो ये आज की कोई एक चीज नहीं है। देखिए, पहले बात यह है कि चुनाव के पहले ये बातें कही जाती हैं दोनों तरफ से या तीनों तरफ से। दूसरी बात ये, जहां तक स्पाइंग की बात है, राजेंद्र कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सीएम के, उस पे किसने स्पाई किया? जब वो निकला वापस, उसने कहा कि उसके खिलाफ सिर्फ झूठे इल्जाम थे और उसने उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर की खूब खुल के आलोचना की और फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस ले लिया। फिर कुछ महीने पहले वीरभद्र सिंह अपनी बेटी को शादी के लिए ले गए, उनकी शादी के लिए, वहां इनकम टैक्स वाले पहुंच गए। तो ये स्पाइंग तो पूरी देश में हो रही है। तो इसलिए आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल करा रहे थे तो क्या बुरा कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल के यदि सेक्रेटरी पे हो सकता है तो वो कोई भला काम है। तो वो सारी दिल्ली पे करा लेंगे, इस राजधानी में। वो सारी दिल्ली पे करा लें फिर। नहीं, मगर वो दिल्ली में है ना,
पुराना हो या नया हो, दिल्ली, पूरा दिल्ली को माना जाता है कि ये राजधानी है, कि आप वहां पर भी छाट कर रहे हैं। नहीं कमल साहब, मुझे लगता है या तो आप समझ नहीं पाए हैं कि मामला है क्या। नूपुर, आप बताना चाहेंगे उनको कि आज आपकी नाराजगी का विषय क्या है, क्योंकि उन्होंने सवाल मेरी तरफ उछाल दिया कि मैं क्यों नाराज हूं। एक तो मैं जरा साफ कर दूं शिनॉय साहब, एक बहुत जरूरी है ये समझना कि अगर आप कानूनी तौर तरीके से अगर आप अपराध करते हुए पाए जाते हैं या आपके ऊपर शक का घेरा डाला जाता है या आपके ऊपर किसी केस या कंप्लेंट की दर्ज किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके घर में कोई घर परिवार का कोई प्रोग्राम चल रहा हो या किसी की शादी हो रही हो तो कानूनी व्यवस्था अपना काम नहीं करेगी। अगर आपने आवाज कट रही है तो अगर आपने चोरी करी है तो आपके ऊपर केस भी दर्ज होगा, आपके ऊपर पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज शिकंजा भी कसेंगी, और अगर आप पाए गए कि आपने चोरी करी है कोर्ट के अंदर तो आपको सजा भी होगी, क्योंकि आप नेता हैं या फिर सरकारी अफसर हैं या ब्यूरोक्रेट है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि संविधान और कानून हिंदुस्तान का उसके ऊपर लागू होना बंद हो जाएगा। दूसरी बात, अभी स्पाइंग यूनिट की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि वो अपने घर के अंदर बैठ के दुनिया भर के तमाम लोगों के ऊपर स्पाई करते रहें। मुझे ध्यान है जब पहली बार ये मुख्यमंत्री बन के आए थे तो इन्होंने कहा था घबराओ मत, तुम्हारे पास कोई भी पैसे मांगे उसकी आवाज और उसका वीडियो बना लो और बिल्कुल चुपचाप बना लो और मुझे लाके दे देना। जॉर्ज ऑरवेल की किताब है एनिमल फार्म, उन्होंने बखूबी करके दिखाया कि कैसे गैर कानूनी तरीके से किसी के ऊपर स्पाई कैसे किया जाए। ये गैर कानूनी है सर, किसी का उससे बिना परमिशन लिए उसकी आवाज रिकॉर्ड करना या वीडियो रिकॉर्ड करना, मतलब कि आपस में तुम एक दूसरे का गला दबा दो, साथ में प्रेम से मत रह लेना। इसका मतलब तो ये हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी के जबकि खुद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिनका आप अभी बचावा कर रहे हैं, माफी चाहती हूँ, उनके ऊपर चार्जशीट दर्ज हो चुकी है। 1.5 मिनट हो गया, मैं वापस आता हूँ आपके पास। तब तक आप समझ लें कमल मित्र चिनॉय साहब कि कुछ अफसरों को उन्होंने हायर कर रखा था फीडबैक यूनिट के नाम पर, उनको वेतन और भत्ते दिए जा रहे थे और ये माना जा रहा है कि वो जासूसी का काम करते थे अरविंद केजरीवाल जी के लिए। आपको लगता है कि ये जायज़ है तो आप उसका जो भी तर्क देना चाहते हैं आप दे लीजिएगा, लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी, भारतीय राजनीति में क्या अरविंद केजरीवाल वो सब कुछ कर गुजरना चाहते हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। केजरीवाल जी ने ठान लिया है कि वो मैं मिसाल पैदा करूंगा जो आज तक किसी ने पैदा नहीं की, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचार अब तक हुए हैं उनका भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा आज दिखाई दे रहा है। 97 करोड़ रुपया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको आदेश दिया है दिल्ली सरकार को कि 97 करोड़ रुपया केजरीवाल की पार्टी से वसूला जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर किया गया है। इससे ज़्यादा तो प्रमाण को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा प्रमाण क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वो 3 मेंबर की कमेटी बनी और 3 मेंबर की कमेटी ने जो रिपोर्ट दाखिल किया, उस रिपोर्ट के अंदर ये साफ कहा गया है कि केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर, विज्ञापन घोटाले में लिप्त होकर दिल्ली के सरकार का पैसा, दिल्ली की जनता का पैसा झूठे विज्ञापनों में, मिसलीडिंग विज्ञापनों के अंदर मीडिया के खिलाफ विज्ञापन थे और दिल्ली से बाहर विज्ञापन करके बर्बाद किया है। मैं समझता हूं कि केजरीवाल सरकार को एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है और पूरे देश में इस ढंग की मिसाल कहीं नहीं मिलती। वो केजरीवाल जो हमेशा ये कहा करते थे कि भ्रष्टाचार के नाम पर अगर कोई सबूत कोई दिखा देगा, आज तो उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ सबूत पेश हो गया है। सत्येंद्र जैन का भी यही किस्सा है। हवाला किंग के रूप में सत्येंद्र जैन पूरी दिल्ली के अंदर आज मशहूर हैं और केजरीवाल जी 3 दिन से लगातार ये केस अखबारों में आ रहा है। केजरीवाल की सरकार की तरफ से या केजरीवाल की तरफ से कोई टिप्पणी इसके ऊपर नहीं आई है। हर चीज़ के ऊपर बोलने वाले, हर बात को भ्रष्टाचार कहने वाले केजरीवाल आज मौन धारण कर कर बैठ गए हैं और इन बातों के खिलाफ। सर समय हो गया 1.5 मिनट का, मैं वापस आता हूं आपके पास। राहुल सिन्हा मेरे सहयोगी आ गए हैं जो पिछले 2 दिन से बड़ा खुलासा कर रहे हैं सत्येंद्र जैन के हवाला कनेक्शंस को लेकर। राहुल सिन्हा, अगर सत्येंद्र जैन किसी और पार्टी की सरकार में मंत्री होते तो क्या अरविंद केजरीवाल ऐसे चुप होते, आपको लगता है? नहीं, चुप नहीं होते, धरना शुरू हो गया होता उनका निश्चित तौर पर, जो कि अमूमन होता है रोहित। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि दिल्ली में एक मंत्री अभी भी अपने दफ्तर में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसके ऊपर ऐसे आरोप हैं जो अगर किसी और दूसरे आदमी पर होते तो अब तक देश में बवाल हो गया होता। और ये सिर्फ आरोप नहीं है, जो इनकम टैक्स ने अपनी जांच की है, इन दस्तावेजों में वो जांच पूरी तरीके से साफ बताती है कि किस तरीके से हवाला ऑपरेटर्स के जरिए पहले 16 करोड़ से ज़्यादा की रकम को
अलग अलग शेल कंपनीज बना करके सफ़ेद किया गया और उसके बाद उनके ज़रिए बेनामी संपत्ति खरीदी गई। सब कुछ अब ऑन रिकॉर्ड आ चुका है और जो विश्वस्त सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि अब ये मामला सीबीआई के पास पहुंच चुका है। ये सारी जानकारी अरविंद केजरीवाल के पास ज़रूर होगी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक रोहित कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये भी समझ लीजिए कि ये मामला अभी 16.39 करोड़ का ऑन रिकॉर्ड है। इनकम टैक्स का मानना है कि कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा का ये घोटाला है। रामचंद्रन साहब, क्या हम मान लें उन्होंने ईमानदार राजनीति से रिटायरमेंट ले लिया? देखिए, बातें उन्होंने बड़ी बड़ी की और जिस तरीके से उनके खिलाफ केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, आई थिंक इस सिचुएशन में वो क्या बोलेंगे, उनको मुंह बंद ही रखना पड़ेगा। पर एक चीज़ बहुत साफ हो गया है कि आप इस ओहदे पे पहुँचे तो मेरे ख्याल में आपकी नीयत कुछ ठीक नहीं होती। आखिरकार इन्होंने जो इतने लोगों को प्रधानमंत्री समेट लिया कि सब भ्रष्टाचार से खाली नहीं है, इनफैक्ट नॉट अवे फ्रॉम करप्शन, बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए वो खुद इतने केसेस में आप लिपटे हुए हैं, कैसे निकलेंगे यहाँ से? तो मेरे ख्याल में यहाँ से उनको सबक ज़रूर मिलेगी थी कि वो ज़रा चुप रहें तो उनके लिए बेहतर होगा। ये जो केस राम जेठमलानी साहब लड़ रहे हैं, जो अरुण जेटली साहब का है, मेरे ख्याल में ये कोई आसान सा केस नहीं है कि इधर बिधर हो जाएगा। अरुण जेटली साहब ने कुछ केस अपना बनाया हुआ है और पूरी कोशिश जेठमलानी साहब की ये है कि इस केस को नाकार कर दें, पर कहीं उसके नज़दीक भी अभी तक तो नहीं पहुँचे। आई एम नॉट टेकिंग अवे द क्वालिटी ऑफ मिस्टर राम जेठमलानी एज अ सीनियर लॉयर, सबको मालूम है कि बहुत अच्छे लॉयर हैं, बट आखिरकार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ एक अलग सा किस्सा भी बना हुआ है। तो आखिरकार आई डोंट थिंक यू कैन थ्रो स्टोन्स एट हाउसेस व्हिच आर मेड ऑफ ग्लास। बट नुपुर, ये तो आपकी पार्टी पे भी लागू होता है ना, बहुत सारी जगहों पर आप इनको घेर लेते हैं कि आपके इतने सारे विधायक पकड़े गए। आपके जितने राज्यों में सरकारें हैं, हर राज्य के विधायक क्या सभी के सभी ईमानदार हैं? 100% ईमानदारी की गारंटी आप लोग ले सकते हैं? मैं इतना कहना चाह रही रोहित जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक समय पे इनके 26 से अधिक विधायकों के ऊपर कानूनी केस दर्ज किए गए थे, एफआईआर दर्ज किए गए थे, क्योंकि इनके अपराध, क्योंकि पुलिस आपके हाथ में नहीं, उनके अपराध 67 पे कर देते। आप उनके अपराध तो सुनिए, क्या राशन कार्ड किसने बनवाया था? इनके सिटिंग मंत्री ने, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री राशन कार्ड बनवा रहे हैं, बीवी होने के बावजूद। उनका कितना भद्दा एक वीडियो निकल के आया था। इनके एक और मंत्री, इनके विधायक दिनेश सोलंकी, याद है आपको जब पानी की त्राही मची हुई थी पिछले साल, तो एक मुस्लिम महिला रमजान के महीने पे पानी मांगने चली गई तो उनका मुंह जकड़ लिया और उनसे हाथापाई कर ली। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई। इनके एक और विधायक, उनके ऊपर ट्रेसपासिंग का है। इनके एक और विधायक जो बालियान है, उनके ऊपर कुछ, मेरे हिसाब से कुछ पता नहीं कितने हजारों लीटर अल्कोहल अपने पास रखने का जो उनका एफआईआर दर्ज है। और सब छोड़िए, अरविंद केजरीवाल जी की ये बात भूल गए क्या आप, जब उनकी एक कार्यकर्ता ने एक वीडियो बना के आत्महत्या कर ली कि मेरे साथ एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मेरे को छेड़ रहा था और भद्दे मैसेजेस भेज रहा था, तो मुझसे मुख्यमंत्री कहते कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। कोई अपनी शरीर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकती है क्या महिला? जब इनकी मानसिकता इतनी नीच है, इनकी कैबिनेट में महिला नहीं, इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव में आज जाके कोई महिला आई है इतने सालों बाद। और मैं एक तरफ, शिनॉय सर, मेरी बात कट गई थी, मैं आपको बता दूं, राजेंद्र कुमार जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके ऊपर 2009 से उनके ऊपर कंप्लेंट्स दर्ज होनी शुरू हो गई थी जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं थे। उनके बचाव में उनके प्रवक्ता बन के मुख्यमंत्री का कूदना क्या सही था? और ऊपर से गाली गलौज पे उतर आना क्या सही था? प्रधानमंत्री के लिए इतनी अपशब्द और इतनी भद्दी भाषा का उपयोग करना क्या सही था? इसका मतलब कि आप भ्रष्टाचार के बचाव में आए? इसका मतलब कि आप खुद भी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं? बिल्कुल। आज तो चार्जशीट फाइल हो चुकी है राजेंद्र कुमार के ऊपर। ये भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं। जितेंद्र तोमर को भी ने बचाया था जब तक कि कोर्ट ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई थी। और आखिर में इतना कहना चाहूंगी कि अगर मैं अभी बोलना शुरू जाऊंगी तो 4-5 घंटे कम पड़ेंगे कि अगर ये एक उंगली दूसरों के ऊपर उठाते तो 3 उनके ऊपर उठती हैं, लेकिन जब इनके ऊपर उंगली उठती है तो ये जवाब नहीं देते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं। तो देवेंद्र सहरावत, क्या अरविंद केजरीवाल पे उंगलियां इसलिए ज्यादा उठती हैं क्योंकि वो दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं, चुपचाप अपना करते रहते, जो कर रहे थे, किसी और के उस पर सवाल नहीं करते, तो ये लोग करने देते उनको फिर शांति से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आरोप लगाने की कारण ही नहीं उंगलियां उठ रही हैं। उंगलियां इसलिए उठ रही हैं क्योंकि सचमुच में गलत काम हो रहे हैं और आप दूसरों के दोष दिखाकर, दूसरों की गलतियां दिखाकर अपने आप को जो है पाक साफ नहीं कर सकते। और ये जो बातें हैं, जो फीडबैक यूनिट वाली बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। इसके ऊपर मैंने पुलिस में कंप्लेन करवाई है खुद।
ये पैसा बारापुरा ब्रिज में से जो है उसके फंड में से इस्तेमाल हुआ है। सोनी डिटेक्टिव एजेंसी के 20 आदमियों को हायर किया है, अपने विधायकों के ऊपर जासूसी की गई है। तो ये जो इसकी मंशा क्या है, इस तरह की इंटेलिजेंस यूनिट दिल्ली में और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, वो जो है एक बड़ा गंभीर मामला है। और इस तरह के षड्यंत्र जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को करना, वो अपने आप में अनपैरेलल्ड है इंडियन डेमोक्रेसी में। और ये बातें मैं शुरू से लिखता आ रहा हूँ, आज नहीं कह रहा हूँ, ये बातें मैं शुरू से चिट्ठी से उनको लिखता आ रहा हूँ कि आपकी कथनी और करनी में बहुत सीरियस डेविएशन है। जो बातें हम कह कर आए थे, हम फौज में 20 साल नौकरी करके आए हैं, तो इस तरह की हरकतें हमने देखी नहीं थी कि या तो आपने बिल्कुल ही एक फ्रॉड पर्सनैलिटी बना रखी थी, या आज आपने जो है बिल्कुल ही टर्न अराउंड कर दिया है। बिकॉज आप तो बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री की तरह बात करते थे उस समय, वो बातें हम भी लेकर आपको आदर्श बनाकर चले थे। परंतु आज जो आपका चेहरा नजर आ रहा है वो सचमुच में इट इज डिस्गस्टिंग। तो जनता अगर आपके ऊपर कह रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप दूसरों की तरफ उंगली उठाकर जो है उस चीज को जो है डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। इस तरह से नहीं चलेगा। आज के जमाने में इस तरह की राजनीति आप नहीं कर सकते, और वो भी दिल्ली जैसे शहर में। तो जो है आप अपने मंत्रियों को आप देखिए, आप आईआईटी के हैं, और अब आपने कैबिनेट की हालत देखिए कि किस तरह के लोग, किस तरह का मटेरियल आपने पिकअप किया है, किस तरह के जो है आप जो है लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप परसेप्शन मैनेजमेंट करते रहते हैं। आपने जमीन पे काम क्या किया है? आपके एमएलए फंड जो है अभी तक यूज नहीं हुए हैं। चेंज मैनेजमेंट के बेसिक काम आपको आते नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का आपको बेसिक जो है एबीसी नहीं आता है, और अब इस तरह की जो है बातें आप कर रहे हैं। ठीक। दिस इज सिंपली यू हैव रिवील्ड योर पर्सनालिटी डेफिसिट। जो आपकी इनकेपेबिलिटीज थी वो आपने दिखाई हैं। ठीक है, मैं ये सभी विधायकों में ये बात चल रही है। ठीक है, इस तरीके से पूरी पार्टी को जो है डैमेज हो रहा है। नहीं सर, अगर सभी विधायकों में चल रही है तो वो आपकी तरह बोल तो नहीं रहे ना। लेकिन नहीं, देखिए, हर एक आदमी इतना मुखर नहीं होता है। हर एक आदमी इस तरह से जो है इस तरह की बातें नहीं कर सकता। हम एक तरीके से ग्रूम्ड हैं, एक तरीके से ब्रॉट अप है। मैं एक फोर्सेस का आदमी हूं। मुझे लगता है कि कई बार अगर सच्चाई है तो उसके लिए बेशक अगर थोड़ा पर्सनल डिस्ट्रेस भी सहन करना पड़े, निकलना चाहिए बाहर। ज़्यादा लोग कंजर्वेटिव हैं, अपनी सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी की वजह से चुप रहते हैं, लेकिन बातचीत सब में चल रही है ये बातें। हरिशंकर जी, मैं नूपुर आपसे सवाल लूँ उसके पहले हरिशंकर जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हरिशंकर जी, जिस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल के विधायकों पे हैं, मैंने नूपुर से भी वही सवाल पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूँ। आपकी सरकारें रही हैं देश के इतने राज्यों में, आज भी चल रही हैं, पहले भी रही हैं, उनमें क्या आरोप नहीं लगे? उनके विधायक नहीं घेरे गए? उनके मुख्यमंत्रियों पे, उनके मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे? बीजेपी के नेताओं की या कांग्रेस के नेताओं की सीढ़ियां नहीं आई? तो फिर ये जो कर रहे हैं, ये कौन सा न्यारा काम कर रहे हैं जो इनको आप कटघरे में खड़ा करते हैं? ये भी तो वही कर रहे हैं जो आप लोगों ने किया है पहले। लेकिन सवाल यह है कि जब करनी और कथनी में फर्क हो जाए तब ये समस्याएं पैदा होती हैं। कांग्रेस के समय में भी अगर आरोप लगे हैं और कोई आदमी भ्रष्टाचार में पकड़ा गया है या कोई दूसरे गलत कार्य में पकड़ा गया है तो उसके खिलाफ में तुरंत प्रभाव से संज्ञान लिया गया, उसके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। और इतने बड़े बड़े वायदे नहीं करते थे। कांग्रेस पार्टी का हमेशा एक सिद्धांत रहा है कि जो गलती करेगा उसका खमियाजा भी उसको भुगतना पड़ेगा और तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन केजरीवाल जी ने जितने बड़े बड़े वायदे दिखाए, जितने सपने दिखाए, जितने लोगों को जो है, जितने लोगों को सपने उन्होंने दिखाए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और हमारे 70 के 70 नगीने विधायकों के रूप में हम आपको लाकर देंगे। कोई आदमी कहीं पर भी अगर भ्रष्टाचार के ऊपर बातचीत भी करता पकड़ा गया, उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से लेंगे। और आज क्या हालत हुई है, सब कुछ अबाउट टर्न हुआ है। केजरीवाल साहब किसी किस्म का कोई संज्ञान लेना नहीं चाहते, कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते। उनको जो सबसे चहेता मंत्री है, जो गाय की तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं केजरीवाल जी, आज वो जब इतने बड़े घोटाला में, इतने बड़े हवाला रैकेट में फंसा हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? कोई ऐसा क्राइम नहीं है जिसके में उसके विधायक केजरीवाल जी के कहीं ना कहीं फंसे ना हो, चाहे वो रिश्वत लेने का हो, चाहे वो रेप अक्यूज्ड हो, चाहे वो फर्जी डिग्री का क्राइम हो, चाहे कोई क्राइम हो। ठीक है, कोई ऐसा क्राइम नहीं है जहां पर केजरीवाल के, तो क्या चाहिए अब, क्या सबूत चाहिए इनको? ठीक, नूपुर आप बोल लीजिए, उसके बाद देखिए मैं एक्चुअली शनॉय साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी क्यों जा रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है मेरा
कि जब ये पंजाब और गोवा की जनता ने आम आदमी पार्टी को इनको अच्छी तरीके से जवाब दिया था कि इनके झूठ हर जगह नहीं चलेंगे, दिल्ली को उन्होंने बरगला लिया, दिल्ली को उन्होंने बेवकूफ बना दिया, बाकी प्रदेश देश की जनता देख चुकी दिल्ली का हाल और अब बेवकूफ नहीं बनेगी। तो उसी दिन की बात है 11 मार्च की कि एक भी डिबेट पे जवाब देने के लिए इनका एक प्रवक्ता बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। ऐसा क्यों करते हैं केजरीवाल जी? जब भी इनकी पार्टी के ऊपर सवाल उठते हैं तो ये जवाब देने से क्यों मुकर जाते हैं? बाकी देश की जनता और बाकी राजनीतिक पार्टियां जवाब देती रहे। और मेरा सबसे बड़ा सवाल ये फीडबैक यूनिट का ये है, क्या सबसे पहले ये इस चीज पे जासूसी करेंगे और पता लगाएंगे कि वो मिडनाइट डोनेशन 50-50 लाख की जो झुग्गियों में से बन के जो 2 करोड़ की आई थी उसके ऊपर क्या ये पूरा स्पाइंग यूनिट बिठाएंगे? जरा पता लगाएंगे कि झुग्गी में रहने वाले इंसान ने 50 लाख रुपए का डोनेशन दिया कैसे? ये अपने ऊपर लगाएंगे क्या कि ये दुनिया भर में घुमाते हैं इनके मंत्री और ये जब बीमार पड़ते हैं तो इनके वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल फेल हो जाते हैं। जरा मोहल्ला क्लिनिक कैसे काम कर रहे हैं इस पे स्पाइंग यूनिट लगाएंगे क्या? ठीक है, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं नुपुर जी का पॉज बटन है क्या? नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद रामचंद्रन साहब आपसे पूछूंगा, क्या अरविंद केजरीवाल ने खुद ही बेंचमार्क इतना हाई सेट कर दिया इसलिए लोगों की उम्मीदें बढ़ गई, अब उनको पूरा करना मुश्किल है तो लोगों को गुस्सा भी आ रहा है, या फिर वाकई अरविंद केजरीवाल जो कर रहे थे वो कुछ और था और जो दिखा रहे थे वो कुछ और था? चलने से पहले दिल्ली के लोगों से हमने बात की, ब्रेक पर जाते जाते वो भी सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। नाला पाड़ के नाले का सीवर का पानी निकल रहा है, बताओ उसमें से गंदगी में से निकल के जा रहे हैं। हम रहते दुनिया भर के मच्छर कीड़े मकोड़े सब बह रहे, बताओ बीमारियों का घर होगा तो वही गंदे जूते मारने वाले क्या करें? भिगो के जूते मारेंगे, क्या करें? केजरीवाल वाले करा क्या है? कुछ नहीं करा। वादे तो बड़े बड़े करते, कुछ नहीं करा। कि तुम आते हो बरसाती मेढक की तरह खुदकते हुए और कहाँ गायब हो जाते हो पता नहीं चलता, केवल अपनी तिजोरी भर रहे हो, खा खा के मोटे हो रहे हो। देखिए जी, हमारा तो एक ही सिद्धांत है, दिल्ली सरकार के मामले में तो ये कोई ना ही आए तो ज्यादा बेटर है। उन जैसा भ्रष्ट करप्ट आदमी हमने देखा नहीं। कुछ काम नहीं किया उन्होंने, केवल वादे किए हैं जो भी पूरे नहीं हुए हैं। अगर केजरीवाल जी की तरफ से कोई आता है, आप आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट आता है तो नेचुरल है उसे गाली ही मिलेगी। लेकिन पिछले दिनों जो 2-2.5 साल से दिल्ली का हाल बेहाल हुआ पड़ा है, तो यदि उनके कोई प्रतिनिधि आते हैं तो उन्हें गालियां ही मिलेंगी। और सब इंतजार कर रहे हैं, आए तो सामने तो आए, क्योंकि जो भी अभी जो स्थिति है कि उनके बारे में ये कि झूठे हैं, छलावे हैं और धोखेबाज हैं। क्या ईमानदार राजनीति से रिटायर हो गए अरविंद केजरीवाल? एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जवाब देने को तैयार नहीं। हमने उनको न्योता भेजा था इस कार्यक्रम का, लेकिन उन्होंने अपने प्रवक्ता को कार्यक्रम में, इस चर्चा में, इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए नहीं भेजा है। टी.आर. रामचंद्रन साहब, क्या अरविंद केजरीवाल ने बेंचमार्क अपने लिए खुद ही इतना बड़ा कर दिया था जिसको वो फॉलो नहीं कर पाए, या फिर वो थे ही ऐसे लोग पहचान नहीं पाए? देखिए, एक तो सबसे पहले उन्होंने अपने आप को एक बहुत हाई पेडेस्टल पे उठा के रख दिया, और जब उनकी रिलेशनशिप बाबा से टूटी तो मेरे ख्याल में वहीं पर बात साफ होगी कि ये आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। इनका सिर्फ लक्ष्य ये था कि वो आम आदमी पार्टी बनाए, उसकी लीडरशिप संभाले और किसी ना किसी तरह दिल्ली को निशाना बनाए। वहाँ तक तो उनकी स्कीम बिल्कुल ठीक चली कि वो बन जाएंगे। 6 महीने पहले आपको भी मालूम है पंजाब की स्थिति ये थी कि आप किसी से भी पंजाब में बात कर लें, वो कह रहा था कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल यहाँ पर अपना गढ़ जमा रहा है और 80 सीट देने को तैयार थे। मेरे ख्याल में उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया और माझा जैसे प्रोविंस में जैसे इन्होंने अपनी तीर चलाई, वहाँ से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ और ये बिल्कुल ही पंजाब में कहीं नहीं पहुँच पाए। अब दिल्ली में भी इनकी स्थिति यही रहेगी। मेरा मानना ये है रोज जी कि शायद उनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो सीटें की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो शायद उनको ना मिले। बट आखिरकार इनको एक सबक गोवा से तो सीखना ही चाहिए। पंजाब तो इनको सबक सिखा दिया, पर गोवा में अब भी उनको सबक नहीं, वो अभी भी सोचते हैं कि अगर और थोड़ा ट्राई करते तो शायद सरकार गोवा में बना लेते। मेरा मानना ये है कि इनकी जो रियल छवि है अब बाहर निकल के आई है एंड ही इज अ रन ऑफ द मिल पॉलिटिशियन। इनमें कोई अलग सी बात सर, नहीं लेकिन है। जिस पार्टी की गोवा की 40 में से 38 सीटों पे जमानत जब्त हो जाती हो, 40 में से 38 देना 39 39 पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे। नहीं 40 भी उतारे। एक बार चेक करना। हाँ, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, चलिए। वो कह रहे हैं कि हम गुजरात में जाके चुनौती देंगे। क्या आपको लगता है वो इस स्थिति में है? देखिए, जब तक आप जोर जोर से बात नहीं करोगे कि हम इस स्थिति में है, कोई आपको सुनेगा ही नहीं। और जो स्थिति इस वक्त गुजरात में है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर ये कोई मेजर डेंट कर पाएंगे। ठीक है,
हरिशंकर जी, कभी कहते हैं कांग्रेस की बी टीम है, कभी कहा जाता है बीजेपी की बी टीम है। सी टीम के तौर पर दिल्ली की जनता ने मान्यता दे दी, लेकिन बाकी जगह कहीं उनको मान्यता मिली नहीं। क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम इस पर तो थोड़ी रोशनी डालें, इसको तो क्लियर करें किसकी बी टीम है? नहीं, ये तो मैं समझता हूं कि ये बात सही नहीं है कि कांग्रेस की बी टीम है या किसी पार्टी की बी टीम है। ये तो केजरीवाल जी का तो अपना ही कॉन्सेप्ट है काम करने का, अपना ही तरीका काम करने का, जिसके कारण से आज दिल्ली बदहाल हो गई है, दिल्ली परेशान हो गई है, जिसके कारण से आज केजरीवाल जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें कि ये लगे कि कहीं पर भी राजनीति के जो स्थापित आयाम है, स्थापित आदर्श हैं, उसके नज़दीक भी केजरीवाल जी कहीं जा रहे हैं। वो तो ईमानदारी को और अपने आदर्शों को सत्तू की तरह घोल कर पी गए हैं। राहुल सिन्हा, आप सवाल पूछना चाहते हैं कुछ? केजरीवाल जी ने कोई भी ऐसा रोहित, मेरा सवाल सीधा नुपुर शर्मा से है। नुपुर शर्मा ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें सही भी हैं, लेकिन मेरा जो सवाल नुपुर शर्मा से वो ये है कि आप क्या सिर्फ आरोप लगाएंगी? आपके पास पॉज बटन नहीं तो क्या सेंट्रल मिनिस्ट्री के पास भी पॉज बटन नहीं कि वो अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर लगाम लगा सके? आधे से ज़्यादा एजेंसीज आपके पास हैं दिल्ली में, उसके बावजूद आपकी तरफ से क्या हो रहा है? ये दस्तावेज आपके सामने रखे हुए हैं और ये चीज़ें 3 दिन 4 दिन से सबके सामने हैं। आपकी सरकार ने क्या किया? ये जो फीडबैक यूनिट की आप जो बात कर रहे हैं, ये पहली बार सुर्खियों में नहीं आया, इसके पहले भी एक बार न्यूज़ आ चुकी है और अब तो आप कह ही रहे हैं सीबीआई जांच कर रही है। हम माफ़ी चाहते हैं, हम लोकतंत्र में रहते हैं, यहाँ पे कानूनी व्यवस्था से ही सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पूछताछ भी होनी चाहिए। कब तक होगी नुपुर जी? मैं राहुल जी कहना चाहूंगी, फीडबैक पे सवाल कितना टाइम लगेगा? सत्येंद्र जैन पे सवाल, मैं उनके ऊपर भी सवाल मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए। एमसीडी इलेक्शन उसके बाद सब खत्म? नहीं, आप सुनिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के ऊपर क्या शिकंजा नहीं कसा जा रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप? जब उनके जो 2 हवाला में जो पकड़े गए हैं, उन्होंने नाम लिया है, ऐसे ही रॉबर्ट वाड्रा पे शिकंजा कसा जा रहा था। उसका भी जवाब देती हूँ। और आज सबको पता है कि कितना पकड़े गए या कितने केस दर्ज हुए उनके। अब यही मार खा गई इंडिया। फुल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, जो बंसल और मिश्रा ने सत्येंद्र जैन का नाम लिया है, उनकी पूछताछ में जो नाम आया है उसकी पूरी पूछताछ जारी है और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा जारी है। सर, वो किसके अंडर आती है बताइए मुझे? फुल नॉलेज की बात मत कीजिए राहुल जी, मेरी नुपुर जी, फुल नॉलेज की बात मत कीजिए। फुल नॉलेज में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, उनके एफिडेविट्स हम लोगों के पास में है, उनके बयान पूरी तरीके से दर्ज हो चुके हैं। एजेंसीज के पास ये पुख्ता सबूत है कि सत्येंद्र जैन ने ये काम किया। अब इसके बाद आप ये सुनवाई कब तक चलवाएंगी? कब तक इंतजार करेंगे इस सुनवाई का? सुन तो लीजिए राहुल जी, सुन तो लीजिए, क्योंकि ये जस्टिस ढींगरा कमीशन ऑफ इंक्वायरी केस में मैं भी वकील हूं। मैं आपको बता सकती हूं कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट साफ बाहर आ गई थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के इस पे स्टे ऑर्डर लगा रखा है चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में से। वो केस अभी चल रहा है फिलहाल और दोबारा लगेगा अप्रैल 26 को। मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें साफ जितने भी इनकी काली करतूतें थी, जिसमें लैंड यूज चेंज कैसे किया है, लैंड कैसे दिया गया, एक्विजिशन ऑफ लैंड कैसे हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री लैंड उस टाइम कंट्रोल करते थे, मतलब भूपेंद्र सिंह हुडा, और रॉबर्ट वाड्रा को कैसे लैंड दिया गया है, वो सब कुछ जस्टिस ढींगरा कमीशन ऑफ इंक्वायरी में है। लेकिन हुडा साहब आके अब अपने दमाद आप रॉबर्ट वाड्रा की आड़ में सत्येंद्र जैन को बचा रही है? नहीं बचा रही। मेरा सवाल यही है, बिल्कुल नहीं बचा रही। आम आदमी के भ्रष्टाचार में और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में इतना फर्क क्यों है? सत्येंद्र जैन विधायक ना होते, आम आदमी पार्टी के मंत्री ना होते दिल्ली की सरकार में, क्या इतने आरोपों के बाद वो बाहर खुले होते? जब तक के, देखिए, आई एम सॉरी बट आई हैव टू रिमाइंड यू ऑफ दिस, कि जब तक के एविडेंस पूरा कोरॉबरेट करके डायरेक्टली कौन से एविडेंस अब आपको चाहिए? अब आप वो बात कर रही हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन कर रहे हैं, अब आप भी वही बात कर रही हैं। क्या इन सबूतों के अलावा भी अब आपको कुछ और चीजें चाहिए? तो मैं जवाब कैसे दूं? राहुल जी, आपको सुनना पड़ेगा। रियलिटी यही है कि सीआरपीसी के तहत, हमारे कानूनी प्रोसीजर के तहत, जब तक के डायरेक्टली पॉइंटेड एविडेंस नहीं आता कि इनके ही दस्तखत के अंदर ये पैसा यहां से वहां गया है, इनफ एविडेंस हैज टू बी adduced before an arrest can be made. I'm sorry, I'm also a lawyer. ये लोकतंत्र है। तो मैं एक चीज समझ लूं, और अभी जब तक पूरा एविडेंस कलेक्ट होगा, देखिए एक बात सुनिए, राजेंद्र कुमार के ऊपर 2015 दिसंबर में ये पूरा का पूरा मामला आया था, लेकिन उनके ऊपर बहुत डायरेक्ट आरोप थे। उसके बाद चार्जशीट भी फाइल होने में 13 महीने लग गए। जो कानूनी प्रोसीजर है वो टाइम लेता है और वो टाइम लेगा, उसमें तो हम बीच में उछल के जबरदस्ती किसी को कुछ कह नहीं सकते। हम एक फ्री कंट्री है। केजरीवाल जी सोचते नहीं किसी को गाली देने से पहले, लेकिन हम सोच विचार करके कानूनी तौर तरीके से चलने वाले लोग हैं। पक्की नेता हो गए हैं, पहले तो इसकी बधाई ले लीजिए। दूसरी बात, टी आर रामचंद्रन, सवाल मेरा ये है कि इसका मतलब हम मुद्दों को
अलग अलग मौकों के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से जिंदा रख के रहना चाहते हैं। और क्योंकि ये करप्शन का चार्ज अगर आपके ऊपर हो जाता तो आप यहाँ नहीं बैठ पाते। बात ठीक है, पर जो आप कह रहे हैं वो सही है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो राजनीतिक दल अपने पास रखनी चाहती हैं ताकि ऑपरचून मूवमेंट जब आएगा तब उठाएंगे। ये कोई नई बात तो है नहीं रोहित जी, आपने भी देखा है, मैं भी देख रहा हूँ कई सालों से कि जब से राजनीतिक दलें बनी हैं और जब से हम फ्री हुए हैं यही चीज़ चलता आ रहा है। अब ये एक रिफाइंड मैनर से किया जा रहा है। बट आखिरकार बात ये है कि जिस तरीके से आपने अपने आप केजरीवाल जी ने प्रोजेक्ट किया कि इज़ होलियर देन दाउ, कि ये जितने पॉलिटिशियन हैं सब करप्ट हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानता, सब अलग तरीके से हैं, सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं काम। अब उसमें वो खुद फंस गए हैं। अब बात ये है कि क्या लोगों में वही विश्वास केजरीवाल साहब पे है कि नहीं, खासकर दिल्ली के लोगों ने। आपने कुछ देर पहले एक क्लिप चलाया जहां पर ज़्यादातर लोग केजरीवाल को ब्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर शहरों में कुछ नहीं हुआ। किसी म्यूनसिपैलिटी में जाके देख लीजिए क्या कुछ वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई है। बड़ी ज़ोर शोर से इन्होंने बात भी की है कि इनके जो क्लिनिक्स हैं ये म्यूनसिपल यूनिट्स में, मैं 2 क्लिनिक में खुद गया था और मैं आपको बता सकता हूँ कि एक जगह मुझे एक डॉक्टर मिला और एक दूसरी जगह मुझे एक कंपाउंडर जैसे आदमी मिला, और वहाँ पर एक औरत या आदमी या बच्चा नहीं था टू बी अटेंडेड टू। बाकी जगहों पे लोगों ने मुझसे कहा है कि नहीं, सब जगह ऐसे नहीं है, कई जगहों पे बड़ा अच्छा काम भी हो रहा है। बट आप इतने वायदे कर देते हैं और फिर अपने आप ही कहते हैं कि हमने ये पूरे कर दिए। कहाँ पूरे हुए हैं ये तो बताइए। और आप और वायदे करने को तैयार हैं और जगह पर लड़ने को तैयार हैं। मेरे ख्याल में जो इनको सबक सीखना चाहिए गोवा से या पंजाब से, ये अभी तक उसको सीख नहीं पाएंगे, पर उनको गुजरात ज़रूर जाने दीजिए, वहाँ से जो संदेश निकलेगा वो बहुत ही अलग होगा। मैं वो सहरावत साहब से पूछता हूँ कि वो सीख लिया, उन्होंने सबक के नहीं सीख लिया। वैसे हमारे एक दर्शक हैं स्वराज श्रीवास्तव, वो लिख रहे हैं नूपुर शर्मा भी अब वैसे ही डिफेंड कर रही हैं जैसे केजरीवाल चुनाव जीतने के बाद शीला दीक्षित के मुद्दे पे खुद को डिफेंड करती है। नॉट एट ऑल। ठीक है, मैं एक नहीं सरदार मैंने सवाल नहीं उठाया, मैंने केवल आपको कमेंट पढ़ के बताया जो दर्शक की राय है। लेकिन मैं बोलना चाह रही हूँ इस पे, बोल लीजिए कि आई एम सॉरी, मतलब देखिए फर्क समझिए। हमने कभी नहीं कहा हमारे पास 370 पेज है किसी के पास किसी के भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर। और जैसे ही चुनाव जीत लिए गए तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जब पूछा था कि आपके पास सबूत है, आपने क्या एफआईआर दर्ज करी, तो क्या बात की मिस्टर केजरीवाल ने पहली बार जब सरकार बनाई थी कि डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है अगर सबूत तो हमें दिखा दे। फर्क ये है कि हम पहले से नहीं चिल्ला रहे, हमने अपने काम जो हम प्रॉमिस करते हैं वो होंगे। जिस दिन हमारे को 350, 400 या 100 पेज के भी सबूत मिल जाएंगे कड़े, मैं आपको इतना पक्का यकीन दिलाती हूँ, जैसे राजेंद्र कुमार के ऊपर चार्जशीट फाइल हुई है वैसे ही सत्येंद्र जैन के ऊपर भी होगी। काम होगा तो काम खुद ब खुद बोल लेगा। लेकिन देवेंद्र सहरावत बोलने की जरूरत नहीं है। देवेंद्र सहरावत, लास्ट सवाल है मेरा, क्या गुजरात और क्या पंजाब और गोवा से आम आदमी पार्टी ने कोई सीख ली है, या फिर पंजाब के बाद उनका हौसला बुलंद है कि हमने यहां इतनी सीटें जीत ली, गुजरात में भी हम आ ही जाएंगे? मैंने पंजाब से पहले भी कहा था कि जो है सच्चाई पर जो थोड़ा सा ध्यान रखिए। केजरीवाल जी को मैं बार बार जो है सलाह देता रहता हूँ, और अभी भी मैंने उनको एक सलाह दी थी कि बदला है वक्त, दिल्ली में भी कहीं जो है जमानत ना हो जाए जब्त। परंतु जो है केजरीवाल जी की बात यही कही जा सकती है कि उम्र भर गालिब भूल एक करता रहा, धूल चेहरे पर थी और वह आईना साफ करता रहा। तो जो है वो समझते हैं नहीं बात, अपनी जो है धुन में लगे रहते हैं। कितना भी समझाने की कोशिश करें, 4-5 मित्रों की मंडली बना रखी है, सलाहकार नहीं, उनको सहमतिकार चाहिए, और इसीलिए पार्टी को जो है दिन प्रतिदिन इस तरह की क्षति होती जा रही है। चलिए, आपने आखिरी लाइन में जो बात कही कि सलाहकार नहीं, उनको सहमतिकार चाहिए, हमें लगता है वो बड़ी बात है, क्योंकि आज भी हम लगातार सवाल करते रहे, आम आदमी पार्टी ने कोई अपना प्रवक्ता नहीं भेजा, अपना नेता नहीं भेजा इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि वो सवालों के जवाब देने में शायद यकीन रखते नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।